से हमारी, and we will start the new topic. So today we are dealing with the last topic of unit number 4, that is hidden surface identification and removal, right? और जहां पर भी आवाज ब्रेक हो, please let me know, right? So yesterday I had given you the assignment whether how will you going to identify between the image space method versus object space method. तो इसकी जो definition है, the definition was very clear to us, right? Definition जो है हमको बहुत clear थी इसकी, ये हमने कल की क्लास में देख ली थी definition. एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ. Object space method में आप क्या करोगे? You deal with the whole object or the parts of the object. You take one part from the object, you analyze it, and then you come to some conclusion, whether it is back face or it is front face. Then you take another part of the object, then you conclude it, and then उसके बाद आप select या reject करोगे. ऐसे आप part by part object के एक एक पार्ट को कंसिडर करते जाएंगे और वहां पर आप देखते जाएंगे whether it is back part or it is a front part. सिमिलर मैनर में इमेज स्पेस जो मेथड होती है उसमें क्या होता है कि हम पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं या ऑब्जेक्ट के पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं. हम इमेज स्पेस मेथड में क्या करते हैं कि वी टेक एनी इमेज और उस इमेज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, वी कम टू सम कंक्लूजन कि वहां पर जो है वेदर दी मतलब कौन सी सरफेस जो है वो विजिबल है और कौन सा पार्ट जो है वो विजिबल नहीं है. वी कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन. तो हियर आर स्क्रीन पर जो आपको टाइप्स दिख रहे हैं वो इमेज स्पेस और ऑब्जेक्ट स्पेस के कुछ टाइप्स हैं. जो आपका सेज का सीजीएमएम का सिलेबस है उसमें तो आपको दोनों की एक एक मेथड बोली है. एक डेप्थ बफर मेथड पढ़ना है और बैक फेस डिटेक्शन मेथड पढ़ना है. तो मॉर्निंग में हमने ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड का टाइप देख लिया था, दैट इज बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम. और अभी हम जो है वो इमेज स्पेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेप्थ बफर एल्गोरिथम, राइट? तो एक बार मैं बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता देती हूँ. देखो, बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको ये डायग्राम आप यदि देखेंगे तो काफी कुछ इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि यदि हम किसी 3D फिगर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉलीहाइड्रॉन बना हुआ है, मतलब एक फिगर एक टाइप का या पिरामिड बोल लो आप इसको, जो बोलना चाहें. तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो नॉर्मल टू दी सरफेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो पिरामिड है इसकी बहुत सारी सरफेसेस है, फ्रंट है, साइड में है, बैक में है, कुछ हमें दिखती है कुछ हमें नहीं दिखती है. पर दिखना या नहीं दिखना हम कहाँ खड़े हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. आप यदि मेरे फ्रंट में खड़े होंगे तो यू कैन सी माई फ्रंट. जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक के कंटेंट देखना है तो कंटेंट वाला साइड आपको अपने टूवर्ड्स रखना पड़ेगा, राइट? और आप जैसे ही पेज पलटते हो तो आपको पीछे वाला पेज का कंटेंट दिखेगा. जब तक आप पेज नहीं पलटोगे आपको पीछे वाले पेज का कंटेंट दिखेगा ही नहीं. वैसे ही आपको यदि बुक का टाइटल देखना है या बुक की हेडिंग देखनी है या राइटर का नाम देखना है तो जब तक आप बुक बंद करके उसको आगे नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं दिखेगा. तो कहने का मतलब ये है कि क्या लोकेशन है आपकी, आप किस एंगल से व्यू कर रहे हो, आप कहाँ से देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब बैक फेस रिमूवल डिटेक्शन जो मेथड होती है, इस मेथड में आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि कौन सी सरफेस फ्रंट की है और कौन सी बैक की है. तो इसका जो लॉजिक है वो हमने मॉर्निंग की क्लास में देख लिया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि कोई भी फिगर हो उसमें 50% जो है हम मान के चलते हैं कि वो बैक फेस होता है और 50% जो है वो फ्रंट स्पेस होता है. आपको जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया है जिसका फ्रंट या बैक पता करना है, उस ऑब्जेक्ट को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप एक एक पार्ट को लेते जाएंगे और एक एक पार्ट को बैक फेस एल्गोरिथम के थ्रू चेक करते जाओगे कि वेदर दैट इज अ फ्रंट पार्ट और दैट इज अ बैक पार्ट. मतलब आइडिया यहाँ पर क्या है, आइडिया ये है कि आपको ओवरऑल चेक करना है यहाँ पर कि कौन से मतलब पूरे ऑब्जेक्ट में से किस फ्रेम को आपको हटाना है और किस फ्रेम को आपको कंसीडर करना है. इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. तो ओवरऑल दिस इज द बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम. अब इसको करते कैसे हैं, तो करने के लिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे. ईच सरफेस हैज अ नॉर्मल वेक्टर. अब यहाँ पर सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस का मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज यहाँ पर इस तरह का एक पॉलीहाइड्रॉन ये बना हुआ था, ठीक है ना,
इस तरह का कोई फिगर बना हुआ था, तो ये इसकी एक सरफेस हो गई, ये किसकी सरफेस हो गई, हो सकता है जो हमें दिख नहीं रही है बैक में एक और सरफेस है इसकी। तो हर सरफेस क्या होता है, एवरी सरफेस हैज अ नॉर्मल वेक्टर, एंड इफ दिस नॉर्मल वेक्टर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। अब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आपको क्या होता है, आपको कल की क्लास में जब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बताया था तब बताया था, देन इट्स फ्रंट फेस एंड कैन बी सीन बाय द व्यूअर। मतलब यदि जो पर्टिकुलर नॉर्मल की जो डायरेक्शन है, मतलब नॉर्मल आपने जो बनाया है, राइट, तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, जैसे इस तरह से आपका ये फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से नॉर्मल बनाया है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब सरफेस का जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यदि इस नॉर्मल की डायरेक्शन, मतलब इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन यदि सेम है, किससे सेम है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो उस केस में वी कंसीडर दैट पर्टिकुलर एज अ फ्रंट फेस, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो फ्रंट फेस है। और इफ द नॉर्मल वेक्टर इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोजीशन, यदि वो उससे दूर है, मतलब उसके साथ में नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वी विल कंसीडर दैट एज अ बैक फेस एंड व्यूअर कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर बैक फेस, ऐसा हम कंक्लूड करेंगे। अब हमने निकाला कैसे है, इसको हम प्लेन इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, जो बैक फेस डिटेक्शन मेथड होती है उसको प्लेन इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लेन इक्वेशन मेथड, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज लेस देन 0। तो यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ प्लेन लाई विद इन द सरफेस, ये इससे विद इन लाई करती है। यदि ये ग्रेटर देन 0 होता तो हम बोलते कि इससे आउटसाइड लाई करती। तो यहाँ पर हमने एक इससे कंक्लूजन बनाया, मतलब हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने जैसे बताया कि डिपेंड्स अपॉन द व्यूइंग डायरेक्शन। तो आपका जो सिस्टम हो सकता है वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम भी हो सकता है और राइट हैंडेड सिस्टम भी हो सकता है। अब लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इट्स ऑल अबाउट योर आई, कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है मतलब व्यूइंग एंगल जो है वो लेफ्ट साइड पर है, और राइट हैंडेड सिस्टम है मतलब जो व्यूइंग एंगल है वो आपका राइट साइड पर है। द ओनली डिफरेंस इज दिस। तो यहाँ पर जब सुबह जो मैंने अलगो बताया था उससे क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड ये किया कि फॉर एनी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, किसी भी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए, किसी जो भी आपका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, इफ द z कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है, z कंपोनेंट मतलब समझते हैं ना, सो z एक्सिस का रहेगा, देन इट विल बी बैक फेस। तो उस केस में वो फेस क्या रहेगा, वो बैक फेस रहेगा। और यदि z कंपोनेंट है ना वो क्या है, यदि यदि वो नेगेटिव है तो देन वी विल कंसिडर इट एज अ फ्रंट फेस। और इसका जस्ट अपोजिट, कि यदि ये तो लेफ्ट के लिए हो गया, यदि हमारा राइट हैंडेड है, ठीक है, सिस्टम यदि राइट हैंडेड है, तो z कंपोनेंट यदि नेगेटिव हुआ तो वो बैक में होगा, और यदि पॉजिटिव हुआ तो वो फ्रंट में होगा। मतलब इस तरह से हमने कंक्लूजन निकाला था। और दिस कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जो मैंने आपको ये बताया था। इस फिगर को यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो, नॉर्मल की डायरेक्शन और जो व्यूइंग एंगल की डायरेक्शन है वो एक ही जैसी है, नॉट अपोजिट, इट इज हैविंग सेम डायरेक्शन। ये हमारा ए केस है, केस नंबर ए। और हमारा केस नंबर बी क्या है, कि व्यूइंग एंगल की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। वो आपको बात आ रही है समझ में, यही मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था। तो आप यही से, यही मेन चीज है जहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो ए वाला था जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर जो बी डॉट एन, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब व्यूइंग एंगल का और नॉर्मल का, that is greater than 0, hence that will be considered as back face। और इसका just opposite, यदि ये v dot n जो है if it is less than 0 then it will be considered as a front face। मतलब इस तरह से आप conclusion को draw करके और आप बैक फेस डिटेक्शन कर सकते हो। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज दी Z बफर एल्गोरिथम, जिसको डेप्थ बफर एल्गोरिथम या डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि डेप्थ का मतलब, बफर का मतलब और सॉर्ट का मतलब, इसके अलग अलग नाम क्यों है। सबसे पहले डेप्थ का नाम, तो यदि मैं किसी भी फिगर की बात करूं, मैं क्यूब की बात करूं, क्यूबॉइड की बात करूं, तो आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें पता है एक्स और वाई पर होता है,
व्हाट इज डेप्थ? जो हाइट होती है दैट इज आवर डेप्थ, जिसको हम बोलते हैं जेड फैक्टर। एम आई राइट और रॉन्ग? मैम एम आई राइट और मैम रॉन्ग? जेड बोलते हैं। उसको यस मैम। वही हमारा डेप्थ होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज आप पढ़ने वाले हो, सेम वही चीज, कि आपका जो एक्स है, आपका जो एक्स है और आपका जो वाई है, एक्स और वाई तो नॉर्मल है, वो सभी के पास है। सर्कल है, चाहे चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, वो सभी के पास है। लेकिन उनकी जो डेप्थ है वो भले एक पोजीशन पर हो, पर उसकी जो डेप्थ है वो अलग अलग हो सकती है। तो डेप्थ अलग अलग, मतलब हो सकता है ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, एक्स और वाई इनका सेम हो, लेकिन डेप्थ के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि विच वन इज विजिबल एंड विच वन इज नॉट विजिबल। ये कंसेप्ट किसका? डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो इसमें सॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सारे जेड को कंसिडर कर लोगे, और जो जेड सबसे छोटा होगा आप बोलोगे दैट इज विजिबल, एंड जो उससे कम मतलब उससे ज्यादा होगा वो थोड़ा विजिबल, और जो z सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसकी, दैट इज फार्दर, मतलब वो आपसे सबसे दूर रहेगा आपकी आईज के, और उसकी विजिबिलिटी आपको कम रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया जेड बफर एल्गोरिथम का? यस और नो? यस मैम। अभी तो मैं जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ, अभी तो मैंने आपको मतलब बताया ही नहीं है। अभी तो जस्ट एक आपको आई एम गिविंग एन आइडिया कि व्हाई इट इज नेम्ड एज डेप्थ सॉर्टिंग। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डेप्थ है, मतलब जितनी भी जेड है, उन सारी जेड को हम सॉर्ट करके जो सबसे छोटी जेड होगी हम वो मान के चलेंगे कि ये ह्यूमन की आई से सबसे न्यूरर है, इसलिए इसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए, अब इसको डेप्थ बफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम दो बफर यूज करने वाले हैं। अभी जब मैं इसका स्टेप्स बताऊंगी तो आपको उसमें देखोगे कि यहाँ दो बफर यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे फ्रेम बफर, और दूसरा हम यूज करेंगे डेप्थ बफर। तो हम फ्रेम बफर में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, और उस एक्स और वाई की वैल्यू को कुछ हम सेट कर देंगे, म्यूट कर लीजिए जो भी है। उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को हम रख देंगे किसमें, फ्रेम बफर में, और जो जेड बफर की वैल्यू है वो हम किसमें रखेंगे, डेप्थ वाले में। फिर हम कंपेयर करेंगे जेड की वैल्यूज को, z1 z2, फिर यदि z2 के बाद z3 आया, z3 के बाद z4 आया, मतलब जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट की z वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और जो वैल्यू सबसे कम लास्ट में आएगी, मतलब जो वैल्यू लास्ट में बचेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ विजिबल सरफेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। चलिए, तो डेप्थ बफर, इसलिए इसको डेप्थ बफर बोलते हैं, डेप्थ सॉर्टिंग बोलते हैं, और जेड बफर बोलते हैं। जेड मतलब क्योंकि बफर में हम जेड की वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जेड की वैल्यू के बेसिस पर ही हम यहाँ पर किसी कंक्लूजन पर आएंगे। फॉर ईच पिक्सल ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन वी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि आपको क्या रिकॉर्ड रखना है, सारे जेड का, मतलब हर ऑब्जेक्ट के जेड का आपको रिकॉर्ड रखना है विद इन द पिक्सल दैट लाइज क्लोजेस्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब जो ह्यूमन आई से सबसे ज्यादा क्लोजर होगा। इन एडिशन टू डेप्थ वी ऑल्सो रिकॉर्ड द इंटेंसिटी दैट शुड बी डिस्प्लेड टू शो द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी मतलब कलर। अभी बताऊंगी इसका कॉन्सेप्ट, तो आप उसका भी रिकॉर्ड रखोगे, मतलब आपको यहाँ दो रिकॉर्ड रखना है, एक इंटेंसिटी का रिकॉर्ड और एक डेप्थ का रिकॉर्ड। तो इंटेंसिटी का रिकॉर्ड रखने के लिए आप फ्रेम बफर यूज करोगे, और डेप्थ का रिकॉर्ड यूज करने के लिए आप डेप्थ बफर। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे दो बफर यूज होते हैं, एक डेप्थ बफर और एक जेड बफर, इसलिए इसको दोनों एल्गोरिथम का नाम दोनों से है। और सॉर्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे जेड को लगा के उनमें सॉर्टिंग करेंगे कि कौन से सबसे ज्यादा छोटा है उसको हम विजिबल मानेंगे। डेप्थ बफर इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रेम बफर। एक्सटेंशन मतलब मेमोरी का ही एक अलग पार्ट है ये। डेप्थ बफर एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू अरेज इंटेंसिटी एंड डेप्थ each of which is indexed by pixel coordinate x and y। मतलब हर पिक्सल पे z की वैल्यू क्या आ रही है आपको ये काउंट करना है, इसलिए आपको दो दो अरे की जरूरत लगेगी। ठीक है, ये मैं आपको सब चीजें ओरली बता चुकी हूँ, क्योंकि इसको पढ़ना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और ओरली आप उसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर फॉर ऑल पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन सेट डेप्थ x, y to 1.0 and intensity x, y to a background value। मतलब अब आपका यहाँ से अलगो का एक आपका माहौल बन गया कि अलगोरिथम में हम आप क्या करने वाले हैं। तो आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जो इमेज स्पेस मेथड होती है हमारी थोड़ी हैक्टिक होती है,
इसमें हमारे कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हर एक पिक्सल पे हमको काम करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर पिक्सल क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो हर पिक्सल एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड वैल्यू से सेट कर देंगे। क्यों सेट कर देंगे, क्योंकि हम सेट नहीं करेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यू सेट होगी तभी तो वो कंपेरेबल होगी, है ना। यदि 1 है ही नहीं तो और डायरेक्ट 2 आ गया तो हम कैसे बताएंगे कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। यदि 3 आ गया और हमारे पास 2 है ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि 3 बड़ा है कि 2। कंपेयर करने के लिए हमेशा हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना। चलिए, तो फॉर ईच पॉलीगॉन इन द सीन फाइंड ऑल पिक्सल्स एक्स एंड वाई दैट लाई विद इन द बाउंड्री ऑफ पॉलीगॉन व्हेन प्रोजेक्टेड ऑनटू द स्क्रीन। हर एक पिक्सल पे आपको काम करना है। अब आपका यहाँ से अलगो शुरू हो रहा है। सबसे पहले ए स्टेप, कैलकुलेट द डेप्थ z ऑफ द पॉलीगॉन एट x एंड y। मतलब आपको किसी पिक्सल x और y पर डेप्थ को मेजर करना है एंड दैट डेप्थ इज z, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आप क्या अजम करेंगे, इफ z इज लेस देन डेप्थ x और y, this polygon is closer to the observer than already recorded for the pixel। मतलब आपने क्या करी है, पहली वैल्यू ऑलरेडी सेट करके रखी है। जैसे आपने लिख दिया ना, सेट डेप्थ x, y टू 1। 1 से क्यों किया, क्योंकि ये सबसे मिनिमल वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। अब जब आपने पहली बार किसी दूसरे x और y पे कैलकुलेट किया तो आप उस z से कंपेयर करोगे। यदि मान लो उस x और y की वैल्यू 3 आई तो अब 1 ऑलरेडी सेट था, तो 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो 1 और 3 में से 1 जो है वो मिनिमल ही है, तो वो 1 ही रहेगा और 3 को आप रिजेक्ट कर देंगे। बात आ रही है समझने। उसके बाद आपने फिर से एक और इंटेंसिटी पे, एक और पिक्सल पे काम किया, तो आपने वहां पर देखा कि उसकी वैल्यू 0.5 है, पर आपके जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो 1 थी। तो जब आप 1 और 0.5 को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि 0.5 छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी फ्रेम बफर में वैल्यू स्टोर थी 1, उसको आप हटा दोगे और वहां पर क्या रख दोगे, 0.5। मतलब अब आपकी क्लोजेस्ट कौन सी होगी, 0.5 हो गई। उसके बाद आप फिर से अनदर एक्स और वाई लोगे, जब तक आपके सारे पिक्सल्स एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपको ये प्रोसीजर करना है। मतलब अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, कौन बताएगा। अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, जो z की वैल्यू सबसे छोटी होगी, अल्टीमेटली आपके पास डेप्थ बफर में वो वैल्यू बचेगी। डू यू एग्री, यस और नो। यस मैम। बात आई समझ Yes, में। ma'am. बी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, बी पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. और वही चीज मैंने आपको बता दी। अब यदि z जो है, z इज ग्रेटर देन डेप्थ x, y, ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि z ग्रेटर है, मतलब जो नया वाला आया है वो ग्रेटर है, तो आपको पता है कि जो हमारी प्रीवियस रिकॉर्डेड वैल्यू है वो तो ऑलरेडी स्मॉल है, तो हम क्यों नए वाले z को कंसिडर करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हेंस नो एक्शन विल बी टेकन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है कि आपके पास जैसे यहाँ पर सर्टेन पॉलीगॉन्स है, P1 है, P2 है, सपोज P3 है। हर का x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ऐसा होगा। तो आपको हर x1 y1, हर x2 y2, हर x3 y3, हर xn yn के लिए z1 z2 z3 z4 इन सारी z की वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, एक z1 ऑलरेडी रख दोगे, एक z1 ऑलरेडी बफर में रख दोगे, फिर क्या करोगे, z2 को मार्केट में लेकर आओगे, फिर z1 और z2 के बीच में कंपेयर करोगे। छोटा कौन है, अभी z1 ही है, तो z2 को बिल्कुल पिक्चर से बाहर कर दोगे, फिर z3 ले आओगे, फिर z1 और z3 को फिर से कंपेयर करेंगे। z1 अभी भी छोटा है तो z3 को पिक्चर से बाहर कर दोगे, फिर नेक्स्ट वाला डेप्थ लाओगे z4। अब z1 और z4 में जब कंपेयर किया तो z4 छोटा लगा, तो अब आप फाइनली जाके उस z1 जो ऑलरेडी आपका सेव था उसको आप रिकॉर्डेड को रिमूव करोगे, वहां पर z4 जो लेटेस्ट छोटा है उसको मतलब रिकॉर्ड करेंगे और z1 को रिमूव कर देंगे। फिर आपका z5 आया तो आप z4 z5 में से दो जो छोटा होगा उसको रखेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर। आई बात समझ में। तो दैट्स ऑल फॉर z बफर एल्गोरिथम। ये जो अल्गो है, आपको अल्गो को याद रखना है अच्छी तरीके से कि हम कैसे z की वैल्यू को कंपेयर करके उसको छोटी वैल्यू को बफर में रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको बफर में से रिमूव कर देंगे। यू गॉट द पॉइंट।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, everybody, it's a very very simple method, बहुत ही simple method है। तो अमन आपसे पूछ रही हूँ, आपने पूछा था आपको बैकफेस डिटेक्शन और ये दोनों क्लियर है अब जेड बफर? अमन यस मैम, जेड बफर समझ आ गया मैम। बैक में थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी व्यू और उसको नॉर्मल का मैम। एक बार इधर आप जा उसको रहा पढ़ कहाँ के नहीं जा रहा देखना है ये। जेड बफर को। उसमें एक्चुअली में क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंस है, किसमें? जेड बफर में। और आपको यदि एक बार इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ में आ गई ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम फंडामेंटल भूल जाते हैं थोड़े से। आप यदि एक बार फंडामेंटल को याद रखोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा वो। आपको एक्चुअली क्या होता है ना, हम बाय द टाइम चीजें भूल जाते हैं। एक बार आप नॉर्मल और व्यूइंग एंगल जो होता है एक बार उसको समझ लेंगे ना, तो डेफिनेटली द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। आ रही है बस यस समझ में मैम, बेटा? यही समझ में आया मैम। एक बार आप यस पढ़ना मैम। तो आ जाएगा समझ में, फिर नहीं समझ में आएगा तो मंडे यू कैन आस्क अगेन। यस मैम। ठीक है, तो अभी मुझे ये वाला टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंटली बताने का आज आपको, क्योंकि फाइनली हमारी 2 मिनट खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीक में पढ़ना है हमारे पास, जैसे ऑर्डर है 19 जून इज द लास्ट टीचिंग डे, तो मेरे पास टोटल 6 लेक्चर होंगे शायद नेक्स्ट वीक में, 2 एक्स्ट्रा और 3 जो मेरे होते हैं 5 और 2 लैब के, मतलब टोटल 7 लेक्चर्स हैं मेरे पास। तो आराम से 7 लेक्चर में ये यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा लगेगा तो अपन सैटरडे को 19 जून को एक आधी क्लास ले लेंगे। तो ये आपको नेक्स्ट यूनिट जो पढ़नी है दैट इज मल्टीमीडिया। इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल यूनिट। ये पहली यूनिट है सीजीएमएम में जो मैं अब पढ़ाऊंगी आपको, जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। मतलब इसमें 50-60% तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको 100% पता ही है। मतलब आपको ऑलरेडी आपने सुना होगा, बस अच्छा आपको पता नहीं था कि चल ये भी इसी का पार्ट है। मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि यू यूज दैट इन डेली रूटीन, आप उसको डेली रूटीन में यूज करते हो, तो वहां पर आपको समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, यूजेस, एप्लीकेशंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मल्टीमीडिया सिस्टम का आर्किटेक्चर, कि मल्टीमीडिया पे जब हम काम करते हैं, चाहे वो उसका सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मल्टीमीडिया का हार्डवेयर हो, एक मल्टीमीडिया का आर्किटेक्चर क्या होता है, मल्टीमीडिया वर्क कैसे करता है। फिर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया में और कौन सी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो कौन सी टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है और जो और आने वाली है, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम्स, कि मल्टीमीडिया सब्जेक्ट मतलब मल्टीमीडिया में हम कौन से इमेजेस का यूज करते हैं, जैसे विजिबल इमेज होती है, नॉन विजिबल इमेज होती है, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस होती है, भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर आपको पढ़ना है मल्टीमीडिया डेटा इंटरफेस स्टैंडर्ड्स। तो ये वाला टॉपिक जो है वो, और डेटा फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत काफी कुछ सेम है, आपको पता है टेक्स्ट के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे डॉक, डीओसीएक्स, फिर टीएक्सटी होता है, पीडीएफ होता है, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट है। वैसे फाइल के फॉर्मेट, यदि इमेज की बात करूं तो आपको इमेज में पता है जेपीजी होता है, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, टिफ होता है, सुने हैं ना सारे? यस मैम, सुने हैं वेब डेवलप। जैसे ऑडियो वीडियो की बात करूं तो, यदि ऑडियो की बात करूं तो MP4 होता है ना। फिर AVI, मतलब बहुत सारे होते हैं। वीडियो की बात करूं तो MP4 होता है वीडियो, MP3 जो है वो ऑडियो के लिए होता है, MP4 होता है, फिर AVI होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप अलग अलग VLC प्लेयर में सुनते हो, कभी iTunes में सुनते हो, कभी विंडोज मीडिया प्लेयर में सुनते हो, तो बहुत सारे होते हैं, राइट। तो हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, कि मल्टीमीडिया के डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर कॉम्प्रेशन एंड डीकॉम्प्रेशन, आपने डेटा कॉम पढ़ा है क्या पहले? डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है क्या आपने पहले? उसमें कॉम्प्रेशन एंड डीकॉम्प्रेशन पढ़ा है क्या? जो हम जिप फाइल बनाते हैं, .rar बनाते हैं, तो कैसे जिप फाइल बनाने से या RAR बनाने से फाइल छोटी हो जाती है, पढ़ा है क्या आप लोगों ने पहले ये? नो मैम, पढ़ा तो नहीं मैम, पता है बस। हाँ पता होगा, पर आपको उसकी टेक्निक नहीं पता होगी ना। यस मैम। वी विल डिस्कस, ओके वी विल डिस्कस। देन आपको एनिमेशन के बारे में पढ़ना है। 12 प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमेशन के, वो बताऊंगी आपको। एनिमेशन के टाइप्स होते हैं, टेक्निक्स होती है एनिमेशंस की। देन वी विल यूज, मतलब ये सब उसी का पार्ट है। एंड देन लास्ट टॉपिक इज वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट्स, जो
सेक्शन ए के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस होना चाहिए वर्चुअल रियलिटी पढ़ने के लिए, क्यों हमें ग्राफिक्स का, क्यों हमें एक्स वाई का, क्यों हमें जेड का, क्यों हमें पिक्सल्स का, क्यों नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसका जो प्री रिक्विजिट है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स ही है। तो हम फाइनली इस तरह से अपनी यूनिट नंबर 5 जो है उसको बाइंड अप करेंगे। ठीक, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, क्योंकि मेरे पास तो डेटा अभी भी है इफ यू कैन से, पर अभी स्टूडेंट बहुत कम है और यदि यूनिट का बेस ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आज ये वाला मल्टीमीडिया जो है कॉन्सेप्ट्स और इसके जो टॉपिक हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशन से यूजेस हैं, वो इतने ज्यादा इजी है, मतलब कि मैं अभी आपको मतलब विद इन 5-10 मिनट्स फिनिश कर सकती हूँ। लेकिन अभी स्टूडेंट ज्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ उसको यूज करना। वी विल टॉक इट ऑन मंडे। सो until you have any doubt then you can ask anything related to computer graphics। आपके पास कोई भी डाउट है, मतलब आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ पूछना है, क्योंकि मेरी तरफ से तो देखो प्रैक्टिकल पार्ट फिनिश हो गया है। यदि आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ पूछना है, यदि कोई प्रीवियस टॉपिक जो है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो प्लीज लेट मी नो, अपन उसको